नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित एक टॉपिक है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन दोस्तों। और आपकी लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है सिलेबस को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। और नीचे जाने पर आपको इसमें कई सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको सभी टॉपिक जीएस से संबंधित कवर करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा अच्छे से डिटेल में। लेकिन आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो आपको इस सिलेबस में दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों वही चीज़ें मैंने बोर्ड पर लिख रखी है, आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं, क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से जो आपसे विभिन्न टॉपिक पूछे जाएंगे वो है आपके भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। क्या पूछी जाएगी आपसे? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे जाएंगे और आपको ये पढ़ना है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन। के बाद है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो आइए चलते हैं, भारतीय संविधान की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, संविधान की प्रमुख विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसे डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम हम जानते हैं, आइए देखते हैं कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी जो विशेषताओं में है, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि सबसे बड़ा और लिखित संविधान कहाँ का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का है दोस्तों। ठीक है, सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत के संविधान को माना गया है। हम बात करते हैं दोस्तों, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो इस प्रकार से समझते हैं जैसे कि हम लोग 100-200 लोगों का समूह है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे 100-200 लोगों का समूह है, उसमें विभिन्न धर्म के लोग, जैसे कि ईसाई धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, जैन बुद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, सब एक साथ रहते हैं। सामूहिक धर्म के लोग रहते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं, विभिन्न प्रकार की विविधता है, डाइवर्सिटी। जैसे कि विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के खान पान हैं, विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं दोस्तों। तो इन सब के लिए एक वो संविधान होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए जिस पर इन सभी का विश्वास हो सके दोस्तों, और इनमें संतुलन बना रहे, इनमें आपस में यूनिटी बनी रहे, लड़ाई झगड़े की कोई बात ना बने दोस्तों। ठीक, इनको लगे कि हाँ एक ऐसा अनुशासन है जिसमें हम विश्वास करते हैं। तो उसी अनुशासन के रूप में जो हमारा ये लिखित संविधान है, हमारा भारतीय संविधान, इसको इन सब ने स्वीकार किया और यह बन पाया दोस्तों। तो वही चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे लंबा लिखित संविधान, इसमें कहा गया है, इसमें पहले 395 अनुच्छेद थे। कितना था? सबसे पहले इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां थी। अब क्या है, वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। इतना बड़ा लिखित संविधान किसी भी देश का नहीं है दोस्तों। कितना है? वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। इस संविधान की ताकत देखिए दोस्तों कि आपने विभिन्न सारे देशों को, अब आप वर्तमान में देख रहे होंगे समसामयिक घटनाओं में, कि किसी देश का तख्ता पलट हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, लेकिन आज तक भारतीय संविधान में ऐसा देखने को नहीं मिला है दोस्तों। यही संविधान की ताकत है। तो आइए देखते हैं, तो वर्तमान में कितने 465 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां मौजूद हैं दोस्तों। तो आइए अगला देखते हैं। इसकी विशेषता है बड़ा क्यों है, बड़ा होने का कारण क्या है, भारतीय संविधान बड़ा क्यों है। तो बड़ा इसलिए है, भौगोलिक कारण और ऐतिहासिक कारण। भौगोलिक कारण की अगर मैं बात करूं तो भारत की विविधता, डाइवर्सिटी, भारत एक विशाल देश है, पहला कारण तो ये है। दूसरा डाइवर्सिटी, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, तो इन सभी के लिए एक ऐसा प्रतीक होना चाहिए जो अनुशासन के रूप में सब काम कर सके। जैसे हमारा भारतीय संविधान है जो सबके लिए समान नागरिकता का प्रावधान करता है दोस्तों, समानता का प्रावधान करता है, तो सब में संतुलन बना रहता है और विश्वास होता है इसमें। ठीक, तो इसलिए यूनिटी, एकत्व बना रहता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। विभिन्न स्रोतों से विहित है, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से लिया गया है दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लगभग 60 देशों के संविधान को छानने के बाद में उनसे जो तत्व मिले, जो अमृत मिला, उसे भारतीय संविधान में उन्होंने समाहित किया और भारतीय संविधान की रचना की दोस्तों। तो देखिए क्या कहा इन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की है कि भारत के संविधान का निर्माण
विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। इन्होंने घोषणा की है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कि गर्व के साथ घोषणा की दोस्तों कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है दोस्तों। अब कौन से विश्व के विभिन्न संविधान आप जानते होंगे, जैसे कि अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, ऐसे विभिन्न प्रकार के देश हैं जहां जिस देश के संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने छाना, मतलब विस्तृत विश्लेषण किया, उसके बाद में भारतीय संविधान में उसे समाहित किया दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले मुख्य विशेषता की ओर संविधान की। दोस्तों आइए देखते हैं संविधान के विभिन्न और मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो जो दूसरी मुख्य विशेषता है लचीला एवं कठोर संविधान होना। भारतीय संविधान ना ही लचीला है ना ही कठोर है अनुच्छेद 368 के अनुसार। तो क्या देखते हैं, लचीला का मतलब क्या होता है। लचीला संविधान का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन करना है तो उसमें विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन करना है, लचीला संविधान का मतलब होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप यही नहीं कर पाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए कोई भी टॉपिक हो, जो यूपीट्रिपल के सिलेबस में कोई भी टॉपिक हो, उसे अच्छे से पढ़िए दोस्तों ध्यान से, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। अमित सोलेचुम्पी के परिवार का हिस्सा बनिए दोस्तों। आइए देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि लचीला संविधान का मतलब है कि जो भी संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं उसमें विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है कि विशेष बहुमत की आवश्यकता हो तभी उस संवैधानिक संशोधन को किया जा सकता है। तो लचीला संविधान का मतलब ये होता है। और कठोर संविधान का मतलब ये होता है कि जिसमें विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे कोई मुद्दे संघ और राज्य संबंधित हैं, उसमें संशोधन करना है तो उसमें विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होगी दोस्तों संवैधानिक संशोधन करने के लिए। तो यही होता है, इसलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान ना ही लचीला है ना ही कठोर है, दोनों का सम्मिश्रण है। लचीला और कठोर दोनों का सम्मिश्रण है, वही इसमें लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। लचीला एवं कठोर संविधान का मतलब है कि लचीला एवं कठोर संविधान में लचीला होने का मतलब है संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। कठोर संविधान में विशेष संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं अगले मुख्य विशेषता की ओर। तो दूसरा है तीसरा है कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं दोस्तों? क्योंकि हमें मूल अधिकार भी दिए गए हैं। भारतीय संविधान चाहता है कि हम अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखें कि हम जो अधिकार मांग रहे हैं हमारे पास कर्तव्य भी मौजूद है दोस्तों। कर्तव्य करने का भी अधिकार देखिए, नागरिक को यहाँ दिलाते हैं कि अपने अधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें दोस्तों। आइए अगले मुख्य विशेषता की ओर चलते हैं। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में, या भारत देश में या भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका की तरह नहीं है दोस्तों। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का क्या मतलब है? दोहरी नागरिकता का मतलब होता है दोस्तों कि वहाँ पर जैसे कि कोई व्यक्ति भारत में, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो या किसी अदर स्टेट में रहते हो और भारत में भी रहते हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप अमेरिका में रहते हो और अमेरिका किसी प्रांत में रहते हो तो वहाँ पर आपको दोनों नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो चाहे भारत में रहते हो, आपको एकल नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता ही प्राप्त होगी, ना कि उत्तर प्रदेश के आप नागरिक माने जाओगे, भारत के नागरिक माने जाओगे। वैसे ही दोहरी नागरिकता में क्या होता है, जैसे अमेरिका वगैरह देश में कि अगर आप अमेरिका में रहते हो लेकिन अगर किसी स्टेट में भी रहते हो तो जो लाभ आपको स्टेट से भी मिलेगा और उस अमेरिकन गवर्नमेंट से भी मिलेगा। यानी आप अमेरिका के भी नागरिक हो और जिस राज्य में अमेरिका के रहते हो वहाँ के भी आप नागरिक माने जाते हो दोस्तों। तो आइए देखते हैं, यही एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। तो भारत देश में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। अब देखते हैं जो और मुख्य विशेषता है, जैसे धर्मनिरपेक्ष। तो सभी धर्मों का समान संरक्षण भारतीय संविधान में दिया गया है। यह भारत की एक खूबसूरती है, बहुत बेहतरीन मुख्य विशेषताओं में से एक है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य दोस्तों। सभी धर्मों को समान संरक्षण किया जाता है। भारत का किसी भी धर्म में विशेष प्रभाव नहीं माना जाता है दोस्तों। भारत का कोई धर्म नहीं माना जाता है, भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है। आइए चलते हैं अगले मुख्य विशेषता की ओर दोस्तों। तो दोस्तों आइए अगले मुख्य विशेषता की ओर चलते हैं। तो अगली मुख्य विशेषता है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का उद्देश्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का विकास करना दोस्तों। अब आप कहेंगे राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, तो इसे आपको डिटेल में अगले वीडियो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो मुख्य विशेषताओं में सिर्फ इतना ही कि मौलिक अधिकार का मतलब होता है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की भावना का निर्माण करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करना। कभी कभी क्या होता है कि कार्यपालिका जैसे कि अभी हाल ही में जो किसान क्या होता है कि जैसे कार्यपालिका कभी ऐसा होता है कि मनमाने तरीके से कोई कानून ला देती है, कोई संवैधानिक कानून ला देती है जिसे हमारे भारतीय नागरिक मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो उनके पास मौलिक अधिकार है
किस प्रकार से मौलिक अधिकार है कि शांतिपूर्व वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे अभी हाल ही में किसान भाइयों ने एक आंदोलन किया था, जो किसानों के लिए जो बिल लाया गया था हाल ही सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, तो किसान मानने के लिए बाध्य हो गए। किसान ने उसको नहीं माना और विभिन्न प्रकार के आंदोलन करने के लिए तत्पर हो गए, आंदोलन किए और उन्हें जीत मिली दोस्तों। तो ये किसका नतीजा है जो उन्हें परिणाम मिला? ये मूल अधिकार का नतीजा है, जिसने उसे गारंटी दी कि हाँ आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं और अधिकार को पा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो प्रत्यक्ष उदाहरण था किसान आंदोलन बिल के लिए, जो हमारे किसान भाइयों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो उससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई दोस्तों। तो ये है मूल अधिकार। तो इसीलिए राजनीतिक लोकतंत्र की भावना का निर्माण करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करता है आपका फंडामेंटल राइट, जो हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक है दोस्तों। अगली विशेषता है कि आपातकालीन प्रावधान क्यों दिया गया है। आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए दोस्तों कि आपातकालीन प्रावधान क्यों है। तो आपातकालीन प्रावधान इसलिए दिया गया है, देश की एकता, अखंडता और समृद्धता बनी रहे, इसीलिए देश के लिए बहुत जरूरी था आपातकालीन प्रावधान में। इसमें होता क्या है, जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाते हैं दोस्तों, तो जो राज्य की शक्तियां होती हैं सारी की सारी बिना संवैधानिक संशोधन के, बिना कोई संवैधानिक प्रक्रिया के केंद्र के हाथ में चली जाती हैं दोस्तों, वहीं से ऑपरेट की जाती हैं। तो आइए अगले विशेषता की ओर चलते हैं। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब है कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में अलगाव। न्यायपालिका अपना कार्य करती है और कार्यपालिका अपने अनुसार कार्य करती है दोस्तों। ना ही न्यायपालिका का कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करता है दोस्तों। किसी मुद्दे पर न्यायपालिका जवाब डायरेक्ट मार सकती है कार्यपालिका से, ठीक, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। दोनों जो न्यायपालिका है आपकी स्वतंत्र संस्था मानी जाती है दोस्तों। ये है स्वतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका दोस्तों। आपकी अगली विशेषता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो दोस्तों देखिए, तो आप क्या है, लास्ट वाला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दोस्तों। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में क्या होता है, जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है दोस्तों, उसे अपने मत देने का अधिकार होता है। और किस प्रकार से अधिकार होता है, जाति, लिंग, धर्म के बिना भेदभाव के आप वोट, अपना मत के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया है दोस्तों, तो 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जो 21 वर्ष उम्र थी वोट डालने की, मत देने का अधिकार था आपको, वो 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। किस सन में किया गया था, तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा किया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि सन 1988 में ही इसे संवैधानिक संशोधन का रूप दिया गया था, ऐसा नहीं है। 1989 में इसे संवैधानिक संशोधन किया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा किस सन में, 1989 में दोस्तों। तो ये थे आपके विभिन्न मुख्य संवैधानिक विशेषताएं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपसे यूपी SSC पेड का जो सिलेबस है उसमें पूछा गया है। तो मैंने आज आपको ये पढ़ा दिया है। अब इसके बाद जो टॉपिक होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान में ही, पूरा मैं इसे पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा दोस्तों, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं हो सकती है दोस्तों, यहीं से पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसने की संभावना बनेगी। तो ये है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।